सी कोटा जाने से पहले ना मेरे मन में भी कोटा की एक इमेज थी कि वहाँ पे लोगों की इतनी भीड़ होती है, सब खो जाते हैं ये वो। बट मेरी कोटा की स्टोरी उतनी डरावनी नहीं है जितनी बाकी लोगों की आपने सुन रखी होगी। और ऐसा भी नहीं कि मेरा कोई एसआरजी बैच में सिलेक्शन था या कुछ भी ऐसा बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस टाइप का। नॉर्मल हॉस्टल्स में रहते थे हम और नॉर्मल क्लासेस करते थे, लेकिन फिर भी शायद कुछ चीज़ें हमने ऐसी की जिसके कारण हमारे फेवर में सब कुछ था और कुछ चीज़ों में लगते भी मुझे फेवर किया। सी तो जब हम 10th क्लास में थे, मेरे बैच में 120 की स्ट्रेंथ थी, पर मेरे बैच में सारे लोग मतलब बहुत ही एम्बिशियस टाइप के और नहीं फोकस टाइप के थे। तो हमारे उस क्लासेस में 2-3 महीने पहले से ही बातें चलने लगी थी कि लोगों को एलन कोटा जाना है या फिर आकाश दिल्ली जाना है। और मतलब ऑलमोस्ट 30 लोग हम साथ में एलन कोटा गए थे। उसमें से भी हमारे 5 फ्रेंड्स का एक कोर ग्रुप था। तो 10th का रिजल्ट निकला, एवरीथिंग वॉज गोइंग फाइन। मेरे स्टेट बोर्ड में 4th रैंक आया था और मेरी जो रूममेट थी जिसके साथ हम वहाँ रहने वाले थे, जो मेरे साथ मेरे स्कूल के रेजिडेंशियल हॉस्टल में भी रहती थी, वी वर बेडमेट्स अंटिल देन टू। तो वही मेरी वहाँ भी रूममेट रहने वाली थी, उसका पूरे स्टेट में पूरे बिहार में 1st रैंक आया था। तो वी वर लाइक हैप्पी कि चलो हम जा रहे हैं। और मेरे साथ जो है मेरी फ्रेंड, एटलीस्ट तुम्हें डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के सपोर्ट ही थे। तो हम वहाँ जाते हैं और हमें पता है स्कूल में कैसे रहने के आए थे। इतने बड़े बड़े हॉल्स में 60-60 बच्चे साथ में, यू नो बंक बेड का सिस्टम, एक लड़की ऊपर एक ऊपर और एक उसके ऊपर वाले बेड पे सोती है। और फिर इतने बड़े हॉल में जिसमें इतने सारे लोग हैं और अचानक से सिंगल रूम में रहना तो हमसे एडजस्ट हो नहीं पाता। वी वर वाइज टू नो दैट कि हम किस चीज़ से अकस्टम्ड है और हमें किसके साथ नहीं खेलना है। कि मैं और मेरी फ्रेंड ने डबल रूम लिया, फिर मेरे 2 और फ्रेंड थे, उन्होंने भी डबल रूम ही लिया। मतलब सिंगल रूम किसी ने प्रेफर नहीं किया क्योंकि जाते ही हमसे हो ही नहीं पाता। एक्चुअली वो जो लोनलीनेस वाली फीलिंग नहीं लोगों को वहाँ पे रहते रहते आती है, हमें जाते ही आ जाती है। क्योंकि पता है उस टाइम शायद कोरोना के जस्ट बाद वो जो क्लासेस का सिस्टम स्टार्ट हुआ था, तो एक एक क्लास में ना 40-45 बच्चे इस तरीके से थे और क्लासरूम्स भी छोटे छोटे जैसे स्कूल्स में होते हैं उस टाइप के थे। बट टीचर्स फिर भी टॉप नॉच मिलते थे। ऐसा नहीं कि तुम्हें फिर टीचर्स भी वैसे ही आसपास के कोचिंग से ला के दे देगा। फिर वहाँ पे हमारे एक फिज़िक्स के टीचर थे, वो पढ़ाते तो बहुत अच्छा थे, वो मोटिवेट भी उतना ही अच्छा करते थे। और मतलब इतने फ़नी टीचर्स ना तुम्हें शायद ही पूरी लाइफ में कभी मिलेंगे जितने तुम्हें कोटा में मिलेंगे। और फिर भी उन्हें पता है कि उन्हें किस पॉइंट तक पढ़ाना है और कब जाके ये 2-3 पंच लाइन्स मारने हैं। तो हम 6 घंटे के लिए क्लासेस गए, उसके बाद फिर हम 5 घंटे के लिए फिर से खुद से पढ़ाई करते थे और उससे ज़्यादा लाइक हो नहीं पाता था क्योंकि यू नो कॉन्सेंट्रेशन भी एक चीज़ होती है। एंड फिर हम जितने भी टीचर्स से पढ़ते थे हम हर किसी को पर्सनली जानते थे, डाउट काउंटर्स पे जाते थे, हमें उतना प्रॉपर टाइम दिया जाता था। मतलब एलन का ये जो सिस्टम है ना, ये नो डाउट बहुत बढ़िया है। फिर क्या होता था कि हमारे कुछ टेस्ट होते थे लाइक हर 1-2 वीक पे, एक महीने पे, इस तरीके से कुछ टेस्ट होते थे। तो उसमें जो हमारे आसपास जो उस फ्लोर पे जो 4-5 बैचेस थे, शायद आई थिंक उसी हिसाब से हमारा एक रिजल्ट निकलता था। शायद ऑलमोस्ट 200 बच्चों का एक बैच होता था इस तरीके से मिला के। तो मेरा उसमें हमेशा टॉप 10 इन सब में आ जाता था। फिर धीरे धीरे विद टाइम जैसे जैसे फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, मतलब 11th खत्म हुआ, वैसे वैसे मेरा टॉप 4 में आने लगा। नहीं 4th करते थे, कभी 2nd करते थे। तो रिजल्ट्स में मेरे अकॉर्डिंग जितने लोग मुझे दिख रहे थे उसमें हम अच्छा परफॉर्म कर। फिर आता है 12th। अब हमारे लिए एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आता है क्योंकि हमें आदत थी 40 के बैच में पढ़ने की और यू नो 200 बच्चों के बीच में एक एग्ज़ाम होता था, उसमें हमारा रैंक आता था। अब 12th में हमें दूसरे बिल्डिंग सामने वाले में शिफ्ट किया गया, आसपास 200 लोग दिखाई दे रहे हैं और फिर वो तुम्हारा कंपटीशन जो तुम्हें दिख रहा है, उसके बाद 1000-2000 बच्चों के बीच में फिर तुम्हारा टेस्ट होगा, उसमें तुम्हारी रैंकिंग आएगी। कभी कभी इतने सारे बैच में आते थे कि 10-10 हज़ार के बीच में फिर तुम्हारी रैंकिंग आती थी। और मतलब इतना कॉमनली करते थे ना जितना 11th में कभी नहीं किया था। तो इस एक क्लास में आके जिसमें 200 बच्चे तुम्हें आसपास दिखाई दे रहे हैं, मेरी रैंकिंग अपने आप 40-44 पे चली गई। मतलब 40-50 के आसपास की रैंकिंग आने लगी मेरी। फिर विद टाइम जब समझ आया कि देखो इससे ज़्यादा लोग तो तुम्हें नीट में मिलने वाले हैं, तो मतलब और दिख रहे हैं 200 और उससे कहीं ज़्यादा, तो तुम्हें सिर्फ अपना मार्क्स बढ़ाना, रैंकिंग शायद खुद बढ़ जाएगी। और पता है बचपन से ना हमें रैंकिंग से मुझे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता ना। तो मेरे फिजिक्स वाले सर थे, उन्होंने कह रखा था कि अगर देखो जिस दिन तुम्हें लगे ना कि मुझे ये बात अपने मम्मी पापा से छुपानी पड़ेगी, उस दिन तुम सोचना कि तुम शायद किसी गलत रास्ते पर जा रहे हो। तो अभी उन्होंने पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में कही, पर हमने ये सारे कॉन्टेक्स्ट के लिए मान लिया कि एटलीस्ट 12th तक जब तक मेरी लाइफ तो सेट नहीं है तब तक सर की एडवाइस मेरे लिए रामबाण थी। मतलब मुझे कुछ भी गलत लगता था ना कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है, खुद सो जा रहे हैं, कोई टीचर हमें डांट रहा है, कुछ भी, तो डायरेक्ट कॉल लगाते थे मम्मी को और फ़ोन पे रोते 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 सारी बातें करते थे। उसके बाद फिर अगले दिन पढ़ने लगते थे। मेरा स्ट्रेस भी ऐसे रिलीज़ हो जाता था। और अगर तुम्हारे मम्मी पापा इतने सपोर्टिव हैं तो मतलब कुछ लोगों के पास ये भी प्रिविलेज नहीं होता, हम जानते हैं। तो अब ये 11th से 12th का जो ट्रांजिशन था, इस बीच में मेरे जो हॉस्टल था
उसने अपना रेंट काफ़ी बढ़ा दिया, लाइक बाई 4000। तो और उसी टाइम हम ना सोच रहे थे कि अब 11th से 12th में जा रहे हैं, और ये पता था कि इतनी बड़ी क्लास में जाने वाले जिसमें 200 बच्चे रहेंगे, तो मेरा तो ऐसे ही हालत ख़राब था। तो हम पहले से ही सोच रहे थे कि अब तो मुझे सिंगल रूम में जाना चाहिए। तो हमने सोचा कि हम हॉस्टल चेंज कर लेते हैं, हॉस्टल से हम पीजी में चले गए। और जिसका सिस्टम ना ऑलमोस्ट हॉस्टल की तरह था, कहीं भी इतना अच्छा खाना नहीं खाया था जितना उस हॉस्टल में खिलाते थे। और एक्चुअली हॉस्टल के ओनर नो मुजफ्फरपुर बिहार से ही थे, बट दैट हॉस्टल वाज सो गुड खाने के मैटर में। अब जिस दूसरे पीजी में गए हम, उसमें खाने की हमें बहुत दिक्कत होती थी, कुछ भी बना देते थे, और ऐसी ऐसी सब्जियाँ इतनी ठंडी ठंडी आती थी, क्योंकि वो खाना वहाँ पे बनता नहीं था, वो कहीं से मंगाते थे। पता है वहाँ का रूम बहुत अच्छा था, मतलब जिस टाइप का रूम हमें चाहिए होता है ना, कि जिसमें बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं और ऐसा सिंगल रूम है, उसमें एसी भी दे रखा है। वैसे एसी दोनों ही रूम्स में थे, कोटा में मैक्सिमम जगह पे तुम्हें एसी मिल जाएगा। फिर उसके जस्ट सामने में बालकनी था, बालकनी के जस्ट सामने में पार्क। तो और फिर खाने पीने का भी हम देख लेते थे, हम इतने बड़े हो चुके हैं कि कुछ ना अच्छा लगे तो फ़ोन पे ऑर्डर कर सकते हैं। तो दैट वाज नॉट सच अ बिग ऑफ अ डील, अगर जब तक स्पेस अच्छी मिल रही है, एयरी और नहीं फोकस, जहाँ पे सनलाइट आती हो। और मेरी ना स्कूल में आदत थी हमेशा मिडिल बेंचेस पे बैठने की, लेकिन जब ये कोटा वाले 11th में आए तो वहाँ पे मेरा ना लास्ट बेंच की तरफ झुकाव बढ़ गया था, क्योंकि टीचर्स जो भी पढ़ाते थे वो सुनो और तुम अपना करती रहो, अगर सर कुछ और पढ़ा रहे तो तुम कुछ और भी पढ़ सकती हो। तो वहाँ पे टाइम मैनेज करना ज़्यादा ज़रूरी था, तो हम लास्ट बेंच पे बैठने लगे थे। पर अब इस 200 वाले क्लास में तुम मेरे शक्ल से बता सकते हो कितनी बार हम इस 200 बोल चुके हैं, कि मतलब सच में इससे बहुत प्रॉब्लम होता था कि इतना बड़ा क्लास क्यों है। तो हम उसमें तो लास्ट बेंच पे बैठ नहीं सकते थे, तो फिर हमें मिडिल रोज़ में आके बैठना पड़ता था, क्योंकि सर का भी सुनना है। अगर सर से कुछ प्रॉब्लम है तो तुम्हें अपनी ही आवाज़ में पूछना है, सर के पास तो माइक है, तुम कैसे बोलोगे, तो आवाज़ सर तक जानी चाहिए। इसलिए फिर हम मिडिल बेंचेस पे बैठने लगे। और मेरा पता नहीं हमेशा से सपना था डॉक्टर बनना या फिर क्या, लेकिन हम इस चीज़ के लिए ना काफ़ी फोकस थे। जैसे आउटिंग्स के लिए ना, अगर बहुत लंबी लंबी छुट्टियाँ नहीं, ऐसे सैटरडे संडे भी आ रहा है और फिर कोई फेस्टिवल भी है, दिवाली भी आ गया या फिर कुछ भी हो गया, होली भी आ गया, तो सिर्फ इतने अगर 3-4 दिन की छुट्टी होती थी ना, तो हम किसी एक दिन घूमने का प्लान बनाते थे। या फिर अगर मेरे सारे दोस्त जितने भी कोटा में, जितनी भी लड़कियाँ हैं या जो भी क्लासमेट्स हैं, अगर सब ने कभी एक जगह मिलने का प्लान बनाया तो हम सिर्फ वैसी चीज़ों में ही जाते थे। मतलब उसके सिवाय, खाने के सिवाय हम कोई आउटिंग करते ही नहीं थे। जैसे एक बार मैं याद है कि हम एक भी मूवी देखने नहीं गए थे, और सेकेंड ईयर चल रहा था मेरा कोटा में, तो उस टाइम ब्रह्मास्त्र आया था। तो ब्रह्मास्त्र आया, सबने देखा, लाइक ऑलवेज हम तो जाने वाले थे नहीं। फिर एक दिन शायद उसका पूरे इंडिया में 75 रुपीज़ का टिकट आ रहा था, तो सब तो पागल हो गए थे, हर कोई जा रहा था, और मेरे सारे फ्रेंड्स में बहुत सारे लोग जा रहे थे। यहाँ पर मेरे लिए उस टाइम पता नहीं था ना कि हम शायद एक बार चले गए ना, तो मेरे लिए शायद आदत बन जाएगी कि ठीक है, फिर कभी कुछ टिकट सस्ता हुआ 150 में मिल गया, तो फिर हम सोचेंगे कि बस 2 ही घंटे टाइम तो जा रहा है, तो क्यों ना चले जाए। तो हम बस इसलिए ना कि हमें इस चीज़ की आदत ना पड़े घूमने की, हम बस इसलिए किसी भी आउटिंग पर नहीं जाते थे। और ऐसे मज़े करने के लिए मेरे फ्रेंड्स थे, मतलब ऑफकोर्स दोस्तों के साथ ही तो मज़ा आता है, चाहे तुम आउटिंग करो ना करो, घर में सरो। मैं और मेरे बाकी 4 फ्रेंड्स, हम सारे एक दूसरे के लिए पिलर्स की तरह थे। लाइक जब हम 11th से 12th में मैंने रूम चेंज भी किया, तो मेरे मम्मी पापा ने पूछा भी कि क्या तुम्हारे रूममेट को बुरा नहीं लगेगा कि तुम दोनों अलग हो रहे हो, क्योंकि पहले डिसीजन ये मेरा था। पर हम सब एक दूसरे को समझते थे कि अभी क्या ज़रूरत है, बट हम कोटा ये सोच कर ही गए थे कि जो टाइम है यही टाइम है। एंड 12th में जब मेरा रूम जो पीजी में हम गए, उसमें मुझे फर्स्ट फ्लोर पर मिला। मेरी जो फ्रेंड थी, मेरी रूममेट, उसे सेकंड फ्लोर पे, और मेरे बाकी दोनों फ्रेंड्स जो हमारे साथ शिफ्ट हुए थे उन्हें भी सेकंड फ्लोर पे मिला। तो मुझे तो पता है, जब भी पढ़ते पढ़ते मेरा मन नहीं लगता था तो हम ऊपर वाले फ्लोर पे चले जाते थे। हम सारे ऐसे ज़मीन पे बैठ के साथ में पढ़ते थे, या फिर हम साथ में डाउट काउंटर्स पे जाते थे कि हाँ ठीक है, मेरा भी डाउट बचा हुआ है, हम लोग उस टाइम चल लेंगे। कभी अगर मन नहीं किया तो हम खाना ऑर्डर कर लेते थे, या फिर हम सामने बालकनी में लटक लटक कर सबको देखते थे कि वो अच्छा ये कर रहा है। और पता है कोटा की गर्मी कैसी होती है, लेकिन मुझे सनलाइट इतनी पसंद है ना, और जैसे देखो अभी मैं शूट भी कर रही हूँ तो सनलाइट में ही। तो हम सुबह उठ जाते थे ऐसे क्लासेस के टाइम पे, लास्ट के दिनों में हम क्लास छोड़ने लगे थे। मतलब पता नहीं क्यों लगता था कि टाइम वेस्ट हो रहा है या जो भी, या फिर मन ही नहीं करता था उठ के कि फिर अब वहाँ जाएँ, जो भी। कभी कभी तो आलस आता था। तो उस टाइम पे हम अगर 7 बजे की जगह 8 या 9 बजे भी उठ रहे हैं, तो उतने टाइम पे उठ के ना हम बालकनी में चले जाते थे। और कोटा की बालकनी में इतनी कड़ी धूप आती थी, और 9 से 11, 9 से 12, 9 से 1 इतने बजे तक हम लगातार धूप में ज़मीन पे बैठ के वहाँ पे बालकनी में पढ़ लिया करते थे कि मतलब बस ये लाइट। और पता है वो धूप सोने भी नहीं देती थी ना, कि मतलब ऐसे पड़ रही है कड़ाके की कि फील हो रहा है, तो टेम्परेचर भी फील होता था और लाइट भी एकदम तरोताज़ा कर देती थी। तो आई लाइक दैट। पता नहीं इतने दिनों में मेरा जितना मेलानिन बढ़ा होगा और जितना विटामिन डी मेरे बॉडी ने स्टोर किया है, दोनों ही। इससे याद आता है कि मेरे रूम में ना जो गद्दा था
वो बहुत ही ऐसा कंफर्टेबल टाइप का था कि जिसपे ना मतलब थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते रात में कभी कभी नींद आ जाती थी। तो एक टाइम पे ना बाकी सारे रूम में शिफ्टिंग चलने लगी। तो एक लड़की थी, वो अपना रूम छोड़ के जा रही थी, तो सबके गद्दे ना बाहर रखे हुए थे, वहाँ पे 3-4 गद्दे थे, मतलब बहुत सारी लड़कियों के। तो हम ना सबको जाके टच किया और उसमें से एक था जो बहुत ही कोर्स लग रहा था, मतलब जिससे ऐसे तो कितना भी कंप्रेस करो ना, वो कंप्रेस होने का नाम ही नहीं लेगा। तो हम चुपचाप गए, अपना ये फ्लफ़ी फ्लफ़ी वाला गद्दा वहीं पे फेंके, और ये जो कड़ा सा लग रहा था जूट से बना हुआ जो गद्दा है, उसे अपने बेड पे ला के रखा। और अब उस पर बैठ के हम डेली रात में पढ़ाई करते थे, और उस पर तो नींद लाने में भी प्रॉब्लम होती थी, तो जब तक नींद नहीं आती थी तब तक पढ़ते थे। तो इस तरह से मेरे रात में 1-2 घंटे पढ़ने का डेली फिर बढ़ने लगा था। तो आई रियली लाइक माई स्ट्रैटेजी एट दिस टाइम। और इसी तरह से ना मेरी एक फ्रेंड के भैया का भी स्टोरी है कि ठंड में ना उन्हें बहुत नींद आती थी, और सबको आती है, तो सोने के टाइम ना वो इतनी पतली चादर लेके सोते थे ना कि सुबह के 4-5 बजे जब बहुत ठंड लगती है ना, तो इतनी पतली चादर से ऑफकोर्स ठंड ज़्यादा लगेगी, तो उनकी नींद 5 बजे सुबह में टूट जाती थी। और जो लोग कंबल में सोते हैं उनके साथ तो यही प्रॉब्लम है ना कि कंबल के कारण और नींद आती है। तो अपने कंफर्ट के साथ थोड़ा बहुत खेल के हम अपने पढ़ने के टाइम को बढ़ाते थे। फ़ोन भी बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन था, तो फ़ोन के लिए क्या करते थे, स्क्रीन टाइम लगा देते थे पूरे दिन में 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, कभी ज़्यादा मन करता था तो 2.5 घंटे का। पर उसमें क्या होता था ना कि मानो अगर शाम होते होते ना मेरा 2.5 घंटे का स्क्रीन टाइम ख़त्म हो गया, और अभी भी मतलब हम कुछ देखना अगर स्टार्ट कर देते फ़ोन पे, कोई शो या कुछ भी, और अब हमसे रहा नहीं जा रहा, हम पढ़ना शुरू कर भी रहे, मेरा मन नहीं लग रहा है, तो उस दिन हम अपना स्क्रीन टाइम हटाते थे, और फिर 7-8 घंटे लगातार फ़ोन बस देखे जा रहे, ऐसा हो जाता था। तो फिर उस टाइम फिर अगले दिन उठ के बहुत गिल्ट होता था कि अब ये वाला टाइम हम कहाँ से रिकवर करेंगे। तो फिर उसके लिए वापस से स्क्रीन टाइम वाला फिर से शुरू करते थे। तो ऐसा ना मेरा 1 हफ्ते में या नहीं 1.5 हफ्ते में एक बार हो ही जाता था। और एक मेरे भैया है, उनसे जब हम बात करते तो वो कहते हैं उनका होता था, पर 1-2 महीने में एक बार, 2-3 महीने में एक बार। तो उस टाइम भी हमको लगता था कि हम क्या इस चीज़ के लिए सीरियस नहीं है। मैं इससे भी बचने के लिए, खुद को कंट्रोल करने के लिए हम फ़ोन को स्विच ऑफ करके और अपने कपड़ों के बीच में अपनी अलमीरा में जाके डाल देते थे। और अब अगर फ़ोन देखना भी है तो उसके लिए हमको पहले फ़ोन को स्विच ऑन करना पड़ेगा, तो उतना वेट करने के टाइम में ना कभी कभी मेरा मन खत्म हो जाता था। तो दिस थिंग हेल्प मी। मेरा फ़ोन एडिक्शन तो उस टाइम बहुत बढ़ गया था। उस टाइम 1-2 सीरीज़ जैसे हम जो बिंज वॉच किए थे, वो था, एक तो खाकी था, बिहार चैप्टर, और दूसरा था नेवर हैव आई एवर। मतलब मेरे हिसाब से जितने मेरे फ्रेंड्स से हमने सुना है, बाकी लोगों का नहीं पता, और सब हम अलग अलग बैचेस में थे। जैसे मेरा जो कोटा वाला बिल्डिंग था वो लैंडमार्क में था, फिर कुछ लोग जवाहर नगर में रहते हैं, कुछ कोरल पार्क में रहते हैं, तो सब अलग अलग जगह पे। लेकिन सबका ये सबने कह रखा था ना कि हाँ ऑफकोर्स दिसंबर आते आते सबका सिलेबस कंप्लीट हो गया था। जो तुम अपने आसपास के कोचिंग्स में नहीं, लोकल में, अब जैसे पटना में किया, मुजफ्फरपुर या फिर बोकारो में भी तुम करते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट टाइम पे ख़त्म करा दे, वो भी 2-3 महीने पहले। कुछ का होता है कि लास्ट में चलो डेली 4-4 घंटे क्लास लेने लगे, पर ऐसा ये सब सीन, तुम्हें इन सब चीज़ का टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। एलन में दिसंबर आते आते वो सारा सिलेबस खत्म कराए थे। अब मेरे पास 3 महीने थे, तो हम 3 महीने चाहते तो हम उस पीजी में रह सकते थे। लेकिन मेरे लिए था ना कि मेरी मम्मी हमको बहुत डिसिप्लिन रखती थी, क्योंकि हम जैसे मम्मी से फ़ोन पे ही बात करते थे, आधे घंटे रोते रहते थे, तो मुझे लगता था यही कंफर्ट और यही सब कुछ मेरी मम्मी मेरा पास से देखेगी तो शायद है ना पढ़ाई में थोड़ा हेल्प हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मम्मी कुछ पढ़ा देगी, पर ध्यान तो रखेगी कि इतने घंटे सो रही है, इतने घंटे पढ़ रही है। वापस शिफ्ट कर गए अपने बिहार। फिर बिहार में आके हमने 1 महीने लाइब्रेरी पे ज्वाइन किया, जिसमें बाबा, उसमें भी वहाँ एसी चला देते हैं वो लोग, पूरी लाइब्रेरी में अंधेरा कर देंगे और एक छोटा सा लैम्प तुम्हारे जस्ट टेबल पे जला देंगे। तो ये कंसंट्रेशन के लिए होता था, पर इतना नींद फेवर करने वाला चीज़ है नहीं। तो हम उसमें भी अपने लाइब्रेरी से बाहर निकल जाते थे और बाहर में जो बरामदा था वहाँ बैठ के पढ़ लेते थे। तो वो मेरे लिए ठीक था, 1-1.5 महीने तक वो मेरे लिए ठीक था कि एटलीस्ट चलो घर से बाहर निकल रहे हैं और सब कुछ ठीक है। मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो मेरे घर आए तो उन्होंने हमसे ये सब पूछा कि तुम क्या करते हो, कितने घंटे पढ़ते हो। हम जैसे जैसे हमको जो सब बताया ना, इतने वो शौक में जाने लगे कि नीट आ रहा है और तुम बस इतने इतने घंटे पढ़ रही हो और ये वो, और इतना मतलब उनका रिएक्शन देख के ना मेरा खुद का भी डर आ गया। तब तक हमको लग रहा था कि मेरे मार्क्स देखो 640 630 इस तरीके से आ रहे हैं, है ना। मेरे मैक्सिमम जाते थे यही 670 और ये सब, तो वो भी कुछ टाइम पे आ जाता था। तो हम उतना ना डरते थे ना, हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे। हमको था कि थोड़ा अच्छा करना है, 650 ये सब क्रॉस कराना है। तो पर जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रहा था ना, वो कह रहा था कशिश सब लास्ट में ही ज़्यादा पढ़ते हैं और तुम तो पता नहीं क्या ही कर रही हो। तो फिर 1-1.5 महीने लास्ट में हम फिर सीरियस हो गए। फिर लास्ट में कभी 12 कभी 13 घंटे हम पढ़ने लगे थे। फिर एग्ज़ाम का दिन आता है, एग्ज़ाम से एक दिन पहले पता नहीं हमने क्या ही खा लिया था, समोसा और पता नहीं क्या। मेरे एग्ज़ाम के हॉल में जाके बहुत तबीयत ख़राब हुआ मेरा। ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स वहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ के कारण ख़राब हुआ। मुझे पेपर दिखाई नहीं दे रहा है, डिज़ी फील हो रहा है, थोड़ा डर भी जाता है, हमें एंग्जाइटी हो जाती है एग्ज़ाम से पहले। किसी तरह मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, हम बाहर से बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद ना इतना रिलैक्स्ड फील हो रहा था।
फिर और इतने इजीली ना हम फिर पापा मम्मी के साथ कुछ खाने चले गए थे। तो उसके बाद हम इतने खुश थे कि मम्मी पापा कह भी रहे थे ना कि कैसा गया। तो मेरे लिए पता कैसी फीलिंग थी कि जैसे मेरे एलन के टेस्ट जाते हैं ना, आकाश वाले मेरे हिसाब से मेरे लिए थोड़े ईजी रहते थे, FTS और जो भी होता है उस टाइप का। तो हम खुश थे कि ना मेरा जैसा ऐसे एलन के पेपर्स में जाता था वैसा ही यहाँ भी गया है। तो 6-7 क्वेश्चन में डाउट है, बट अगर वो भी सही है तो मेरा रिजल्ट आ रहा है मम्मी। फिर वही हम इसी तरह जाते हैं, शाम में ही जो भी चेक करना था रिजल्ट हम जाके चेक कर लिए। वो तो जस्ट वीडियो सब निकालने लगते हैं सारे के सारे कोचिंग वाले। तो मतलब मेरा टेंशन उसी टाइम खत्म हो गया एग्ज़ाम देकर ही। जितना भी था जो भी था, जो हमको फील नहीं भी होता तो भी हमको जो एंग्जाइटी होती है वो सब खत्म हो गया। और अब जब हम वो कोटा के साल याद करते हैं ना, तो वो भी इतनी अच्छी मेमोरी लगती है ना कि लाइक वो भी अपने टाइप का एक था। आसपास की कुछ लड़कियां जो मतलब एक प्रॉपर कैरेक्टर थी, जिन देख कर ही मज़ा आ जाता था कि उफ ये क्या कर रही है। और जब हम PG में शिफ्ट हुए तो हमें ये जो बालकनी वाला जो एरिया मिला था, हम हमेशा देखते थे उफ यहाँ पे ये हो रहा है वो हो रहा है। मतलब इंटरटेनमेंट की कमी नहीं है कोटा में, बस तुम्हें उससे दूर रहना है, उसका एक ऑडियंस बन के रहना है। फिर अपने फ्रेंड्स के साथ बिताया हुआ टाइम जो मे बी हमारा लास्ट टाइम था स्कूल के बाद एक दूसरे के साथ, क्योंकि अब तो हम सारे अलग अलग कॉलेजेस में जाएंगे। कोटा भी बहुत नॉस्टैल्जिक प्लेस है और मेरे लिए तो इन अ वेरी गुड वे। मेरा रिजल्ट वहीं से आया, इतना अच्छा हॉस्टल का खाना हमने वहीं खाया और दोस्तों के साथ इतना टाइम बिताया। वो बालकनी इतनी प्यारी थी। और एक वहाँ पे ना कोई एक मंदिर पूरा भूल भुलैया जैसा है, वो एक हम घूमने गए थे, वो इतना प्यारा था। और पता है अब जब लोगों के रिजल्ट्स देखती हूँ और अब ये जो नीट 2024 देखा और अब ये जो नीट 2025 देखा, तो इट मेक्स मी वेरी थैंकफुल कि मेरा जो भी हुआ जैसा भी हुआ 2023 में हो गया ठीक। और मैं रिजल्ट के मायने में भी तो मेरा रैंक आया ओवरऑल ऑल इंडिया 11,418 विच वॉज काइंड ऑफ गुड जिस हिसाब से हमने मेहनत की। पर क्योंकि मेरा उस टाइम थोड़ा सा बच्चे टाइप का दिमाग था कि थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ भी रहना और ये भी करना है, बस एक डिसिप्लिन था कि कुछ कुछ चीज़ें नहीं करनी है। ये सब मिलाकर आई गॉट दिस रिजल्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। सो आई होप यू लाइक माई स्टोरी और मे बी इससे कुछ भी सीखा या ज़रा सा भी रिलेट किया। थैंक्स टू यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस। टाटा।